आर्टिकल 19 वाक अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रता के अधिकार। यह नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19(2) में भारत की प्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं शिष्टाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, मित्र राष्ट्र के विरुद्ध विचार, विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, अपराध को बढ़ावा, उद्दीपन इत्यादि के मामले में निर्बंधन के आधार है। आर्टिकल 19(1)(b) सम्मेलन का अधिकार, निरायुध यानी बिना हथियार के और शांतिपूर्वक भारत की प्रभुता व अखंडता के खिलाफ लोक व्यवस्था के खतरा के खिलाफ हो तो आर्टिकल 19(3) के अनुसार इसे प्रतिबंधित किया जाता है। आर्टिकल 19(a)(c) किसी भी नागरिक को संघ, सभा, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। निर्बंधन के आधार है 19(4) में भारत की प्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध कोई संगठन न बनाए पाए, लोक व्यवस्था के विरुद्ध, सदाचार या शिष्टाचार के विरुद्ध। आर्टिकल 19(1)(d) किसी भी नागरिक को पूरे देश में अबाध यानी बाधा रहित भ्रमण की स्वतंत्रता। 19(5) में बताता है कि एक्सक्लूड पेशेंट मतलब जनता के हित में हो, अनुसूचित जातियों के हितों में संरक्षण के लिए रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 19(a)(e) भारत में कहीं भी निवास में बस जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(5) साधारण जनता के हित में अनुसूचित जातियों के हित के संरक्षण के लिए रोक लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(g) पूरे देश के नागरिक को व्यापार, कारोबार, व्यवसाय, उपजीविका की स्वतंत्रता। 19(6) में साधारण जनता के हित में कोई योग्यता या नियोग्यता निर्धारित कर राज्य द्वारा किसी क्षेत्र या उद्योग को पूर्णतः अंतर्गत बहिष्कृत कर सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी मुद्दे। राजद्रोह। भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 124(a) के राजद्रोह को परिभाषित करता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध घृणा या अप्रीति उत्पन्न करता है या सरकार की अवमानना करता है या ऐसा प्रयत्न करता है तो इसे राजद्रोह माना जाएगा और इसके लिए अधिकतम मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है, किंतु सरकार का अनुमोदन करना राजद्रोह नहीं होगा, यानी बात ना मानना। विगत वर्षों में राजद्रोह के अपराध को समाप्त करने के लिए मांग की जाती रही है और यह तर्क दिया जाता है कि यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, किंतु इसे तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह को असंवैधानिक नहीं माना है, किंतु न्यायालय ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश दिया है कि उपयुक्त वर्णित आधार जैसे घृणा, अप्रीति, अवमानना पर केवल विचार प्रकट करने से राजद्रोह का अपराध नहीं बनेगा। राजद्रोह का अपराध तब माना जाएगा जब ऐसे विचारों के अनुसरण से कोई कार्य या हिंसा आदि की जाए। निस्संदेह न्यायालय का यह निर्णय अधिक तर्कसंगत है और राजद्रोह के दुरुपयोग को रोकने में सहायक है तथा यह केवल दुरुपयोग के आधार पर किसी अपराध को समाप्त किया जा सके बल्कि दुरुपयोग को रोकना भी समाधान है। प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रेस की स्वतंत्रता का ऐलान से प्रावधान का मना कर दिया, जबकि संविधान सभा के कुछ सदस्य अमेरिका की भांति प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन वर्णन चाहते थे। अमेरिका में पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान जोड़ा गया है, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि प्रेस नागरिकों की अभिव्यक्ति का भाग है, इसलिए प्रेस को नागरिकों की भांति ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी और प्रेस के ऊपर वही निर्बंधन होंगे जो लोगों की स्वतंत्रता पर है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) में निहित है और आर्टिकल 92 के निबंधनों के अधीन है। न्यायालय ने आगे चलकर यह भी कहा कि प्रेस पर श्रम कानून, पर्यावरण कानून सभी लागू होते हैं। नोट आर्टिकल 1(a) प्रेस की स्वतंत्रता में चुप रहने का भी अधिकार है। राइट टू नो जानने का अधिकार है। इंटरनेट का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अनुराधा वसीम बनम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से बोलने की आज़ादी तथा व्यापार आदि करने का अधिकार मूल अधिकार है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करना आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 20 अपराध के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब ऐसे व्यक्ति को जिन पर अपराध करने का आरोप है
कार्योत्तर विधि से संरक्षण मतलब कार्य करने के बाद बनाए गए कानून से संरक्षण, इसे आर्टिकल 20(1) में वर्णित किया गया है। किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के अधीन दंडित किया जाएगा जो अपराध करते समय लागू थी। यदि उसके पश्चात विधि में संशोधन करके दंड की मात्रा परिवर्तित की गई है तो यह पहले किए गए अपराध पर लागू नहीं होगा, अर्थात दंडिक विधियां भूतलक्षिक प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती, किंतु यह सिविल कानूनों पर लागू नहीं होता, अर्थात इसे भूतलक्षिक प्रभाव से लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 22 दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक बार किए गए अपराध के लिए केवल एक बार अभियोजित किया जाएगा और केवल एक बार दंडित किया जाएगा। आर्टिकल 20(3) आत्म अभिशंसन संरक्षण मतलब खुद के खिलाफ सबूत देने से किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आदि को इस आर्टिकल का उल्लंघन माना है। ऐसे टेस्ट मजिस्ट्रेट के अनुमति से ही हो सकते हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 की व्याख्या, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम इस अनुच्छेद की उदार व्याख्या की। न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार शामिल है। इसमें न्याय का प्राकृतिक नियम, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की व्याख्या आर्टिकल 14, 19 और 21 की संयुक्त व्याख्या के आधार पर की जानी चाहिए। आर्टिकल 21 का संरक्षण कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध उपलब्ध होगा। इस प्रकार न्यायालय ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 का संरक्षण केवल कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध होगा, किंतु जीवन जीने का अधिकार के में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किंतु कामन काज बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमामय मृत्यु का अधिकार शामिल है। इसके माध्यम से न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव एथनेसिया संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी, अर्थात किसी व्यक्ति की इच्छा से उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर उसे मृत्यु दी जा सकती है यदि वह असाध्य पीड़ा से गुजर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सर्वाधिक उदार व्याख्या की है और अनेक अधिकारों को समय समय पर मूल अधिकारों की दर्जा दिया गया है। कुछ प्रमुख अधिकार निम्नलिखित है। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, MC मेहता वर्सेस भारत संघ, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार मतलब ये दोनों MC मेहता वर्सेस भारत के। शीघ्र चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ के मामले में। भोजन पाने का अधिकार, PUCL पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत संघ के मामले में। आश्रय पाने का अधिकार, चमेली बनाम उत्तर प्रदेश। शीघ्र विचारण का अधिकार, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, M हास्कार्ड बनाम भारत संघ महाराष्ट्र, M हास्कार्ड वर्सेस महाराष्ट्र। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। अपनी पसंद की व्यक्ति के से विवाह का अधिकार, सफीन जहां बनाम भारत A.K. अशोकन। गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता या निजता का अधिकार, पुत्ता स्वामी वर्सेस भारत संघ। इंडिया में है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा निर्मित तय की गई प्रक्रिया। USA में विधि की समग्र प्रक्रिया के अधीन मतलब वह प्रक्रिया जो न्यायालय के प्राकृतिक नियम पर आधारित है, उसे विधि की समग्र प्रक्रिया कहते हैं। जटिल है कि वह प्रक्रिया जो न्याय संगत, निष्पक्ष, तर्कसंगत ऐसी प्रक्रिया को विधि की समग्र प्रक्रिया कहते हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तार एवं निरुद्ध व्यक्ति संरक्षण एवं एक तरह का कानून होता है संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरुद्धि से संरक्षण। इसमें बस याद ये रखना चाहिए कि अतिशीघ्र गिरफ्तार का कारण जानने का अधिकार 22(1) में है। अपने पसंद एवं रुचि के विधि, व्यवसाय, वकील से परामर्श करने का बचाव करने का अधिकार 22(1) में है। गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करने किए जाने का अधिकार आर्टिकल 22(2) में है। बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार करके न रखे जाने का अधिकार 22(2) में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 में कि मानव दुर्व्यवहार, बलात्संग आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आचरण अपराध दंडनीय होगा, मतलब ऐसा आचरण किया गया जाएगा तो अपराध दंडनीय होगा। संसद द्वारा कानून बनाकर रोका जा सकता है। अपवाद, राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है, ऐसी सेवा में धर्म, मूल्य, जाति आधार के पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खान कारखाने खतरनाक उद्योग में नियोजन पर प्रतिबंध, काम पर लगाना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य। 25 आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अनुसरण करना, मानना, आचरण करना, प्रचार करना इत्यादि की स्वतंत्रता। निर्बंधन के आधार है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य, समाज कल्याण, किसी धर्म से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक या लौकिक गतिविधियों के विनियमन के लिए, हिंदू धर्म की सार्वजनिक प्रकृति की संस्था को हिंदू के सभी वर्गों के खुलने के लिए। स्पष्टीकरण, सिख धर्म मतलब कृपाल धारण करना और लेकर चलना धार्मिक आचरण माना जाएगा, अपराध नहीं है। हिंदू के प्रति निर्देश, बौद्ध, सिख, जैन के लिए निर्देश होगा। कानून हिंदुओं पर लागू होगा वही इन पर लागू होगा। धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 मतलब किसी धर्म या संप्रदाय को अधिकार होगा कि धर्म का पूर्ण उद्देश्य के लिए संस्था बनाने व चलाने, ऐसे संगठन का धर्म के अनुसार प्रबंधन करने, ऐसी संस्था के लिए जगह, जगम या स्थल, चल या अचल संपत्ति प्राप्त करने, ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रबंध करने का अधिकार होगा। अपवाद मतलब लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य के विरुद्ध होने पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 27 कर देने के विषय में स्वतंत्रता, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का कोई भाग किसी धर्म के उत्थान के लिए व्यय कर रहा है तो उसे उस आय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा देने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। 3 प्रकार के स्कूल शिक्षण संस्थान की बात की जाती है, मतलब राज्य द्वारा संचालित तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त तो उसमें यहाँ मतलब धार्मिक शिक्षा लोगों की सहमति दी जा सकती है। यदि किसी ट्रस्ट के अधीन गठित राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30 आर्टिकल 29 भाषा, लिपि और संस्कृति सबकी बनी रहे, मतलब ये अल्पसंख्यकों के अधिकार है। 29(1) सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29(2) राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को प्रवेश देने में धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 30 मतलब अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान के गठन में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 30(1) धर्म या भाषा के आधार पर प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान का गठन व प्रबंधन या संचालन का अधिकार होगा। ऐसे संस्थान को सहायता देने में राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे आर्टिकल 30(2) में वर्णित किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा मतलब बिना इसके सारे अधिकार व्यर्थ हैं। आर्टिकल 32(1) यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सीधे इससे संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक होगा। आर्टिकल 32(2) सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के लिए कोई भी आदेश, निर्देश, रिट जारी कर सकता है। मतलब रिट 5 प्रकार का होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, परमादेश, मैंडमस, अधिकार पीछा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टिलरी। बंदी प्रत्यक्षीकरण इस रीट के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का जांच करता है और व्यक्ति को स्वशरीर न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट एकमात्र ऐसी रीट है जिसकी मांग व्यक्ति अधिकार पूर्वक कर सकता है, जबकि शेष रीटें न्यायालय विवेक के अनुसार जारी करता है। यह रीट राज्य के अतिरिक्त या निजी संस्था के विरुद्ध जारी कर सकती है। परमादेश यह रीट किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध तब जारी की जाती है जब वो अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता है जो उसे कानून के अनुसार करने चाहिए थे। इस प्रकार यह रीट अधिकारियों को दायित्व पालन करने के लिए बाध्य करती है। अधिकार परीक्षा
यह रीट किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध तब दायर की जाती है जब वो अपने अधिकारों क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है या कोई पद धारण करता है। इस रीट के माध्यम से न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण मांगता है और उसे क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करता है। प्रतिषेध: यह रीट किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाई के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रीट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही हो। इस रीट के माध्यम से न्यायालय की जा रही कार्यवाही पर रोक लगा देता है। इस प्रकार यह रीट प्रकृति में नकारात्मक है। सर्टियरी उत्प्रेषक: यह रीट भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाली इकाई के विरुद्ध जारी की जाती है। यह तब जारी की जाती है जब कार्यवाही या सुनवाई पूरी हो चुकी हो और निर्णय दिया जा चुका हो। इस रीट के माध्यम से न्यायालय की गई कार्यवाही का प्रमाण मांगता है और जब तक यह प्रमाणों से संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए किए गए निर्णय को लागू होने पर रोक लगा सकता है। इस प्रकार इसकी प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अपवाद मूल अधिकारों के: आर्टिकल 31(1) संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। आर्टिकल 31(b) कुछ विधियों का विधिमानीकरण। इसके माध्यम से 9th अनुसूची कानून शामिल किया गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला इस दोनों को जोड़ा गया था 31 से 31(b) को। 2007 में आई.आर. कोहिल्यो तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन तो नहीं कर सकता, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जांच कर सकता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत 9th अनुसूची शामिल की गई, मतलब आर्टिकल 31(b) के अंतर्गत इस आर्टिकल के अंतर्गत 9th अनुसूची शामिल की गई और यह प्रावधान किया गया कि 9th अनुसूची में शामिल की जाएगी, मतलब जो प्रावधान किया गया कि जो विधियां 9th अनुसूची में शामिल की जाएंगी न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। 9वीं अनुसूची में कोई कानून संसद के द्वारा संविधान संशोधन करके शामिल किया जाता है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए सम्मिलित की गई, जिसमें राज्य में भूमि सुधार को गति दी जा सके और भूमि सुधार संबंधी कानूनों को न्यायालय में चुनौती देने से रोका जा सके। भूमि सुधार का आशय है भूमियों का न्यायपूर्ण वितरण। यह राज्य सूची का विषय है, किंतु 9th अनुसूची का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया और भूमि सुधार के अतिरिक्त अन्य कानूनों को भी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाने लगा, जैसे आरक्षण, कंपनी खान इत्यादि से संबंधित कानून भी 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने लगे। अतः इस दुरुपयोग को रोकने के लिए आई.आर. कोहिल्यो बना तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि वह 9वीं अनुसूची की सम्मिलित किए गए कानूनों का आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच कर सकता है। आर्टिकल 31(c) नीति निर्देशक तथ्यों के आर्टिकल 29(b) और 29(c) को लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाएगा तो इसे 14-19 के वर्णित मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 33 संसद निम्नलिखित के मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन कर सकता है: सेना, सुरक्षा बल, खुफिया संगठन, लोक व्यवस्था से जुड़े सदस्य से जो उपर्युक्त को संचार उपलब्ध कराते हैं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ मूल अधिकारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक। फंडामेंटल राइट के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। फंडामेंटल राइट की उदार और व्यापक व्याख्या संभव हो पाई है। एफआईआर का तीव्र विस्तार किया है। फंडामेंटल राइट नकारात्मक, मतलब फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। निजीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। निजी संस्था फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करे तो क्या होगा।